हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौशल्य कॉमर्स। सीएमए फाउंडेशन में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए शुरू करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या होता है कंसाइनमेंट? सर, कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाइएगा तो आपको फिर ये चैप्टर ठीक लगेगा। कंसाइनमेंट एक नया तरह का बिजनेस करने का तरीका निकाला गया। जैसे मान लो हम जिस शहर में रहते हैं, हम रहते हैं पटना में, तो हम पटना में रहते हैं तो हम अपना बिजनेस कहां करेंगे? सर, पटना में करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा बिजनेस और ज्यादा बड़ा हो जाए, अधिक सेल हो, अधिक मेरे बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले, तो फिर सर आपको अपने शहर से बाहर ले जाना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ले जाना होगा। हम बोले हां, हो सकता है स्टेट के बाहर ले जाना हो आपको। तो हमको लगा कि क्यों ना जो काम हम पटना में कर रहे हैं, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये ज्यादा बेहतर है बाकियों से, तो क्यों ना इसको बाहर ले जाके टेस्ट किया जाए। अब जब बाहर ले जाते हैं तो बाहर ले जाने के लिए सर दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो हम अपना ब्रांच खोले। हम बोले हां, एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपना ब्रांच खोले, लेकिन ब्रांच खोलने का खर्चा बहुत है कि सर नया ऑफिस लीजिए, नया जगह लीजिए, उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होंगे। लेकिन एक और तरीका है कि क्यों ना हम एक तरह का प्रोवाइड कर ले एजेंट, कि सर हम एक तरह का एजेंट कहीं पे रख ले और उस एजेंट को बोले कि तुम मेरा सामान बेचो, हम तुमको कमीशन देंगे। यह भी एक तरीका हो सकता है अपने बिजनेस को बाहर ले जाने का इनिशियली, कि भाई शुरू में बेहतर है खुद का ब्रांच खोल के खर्चा करने से बेहतर है कि क्यों ना हम किसी एजेंट को पकड़े और हम बोले कि तुम मेरा सामान बेचो, हम बदले में तुमको क्या देंगे? कमीशन देंगे। इस तरह के बिजनेस को बोलते हैं सर आप कंसाइनमेंट में बिजनेस कर रहे हैं। जब हम लोग एजेंट के थ्रू सामान बिकवाते हैं तो जो एजेंट होता है वो सामान का ओनर नहीं है, वो सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है। तो जब हम लोग एजेंट को सामान देंगे तो एजेंट उस सामान का ओनर नहीं बन जाएगा, वो तो बस देख रेख कर रहा है, ठीक है मेरे पास पड़ा हुआ है, हम यहां से बेच देंगे। इस सामान पे होने वाला जो भी खर्चा एजेंट करेगा वो सारा खर्चा किसका माना जाएगा? सर, जो पहला ओनर है, जो भेज रहा है, उसका माना जाएगा, जो प्रिंसिपल है। हम बोले हां, एजेंट कोई भी खर्चा करे वो खर्चा उसका माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल जो फर्स्ट पार्टी है उसके बिहाफ में सामान को बेचने आया है। क्योंकि एजेंट को उस जगह का ज्यादा अच्छा नॉलेज है, उसको ज्यादा अच्छा पता है, उसको लैंग्वेज आता है उस एरिया का, तो वो उस गुड्स को ज्यादा बेहतर सेल कर पाएगा इन कंपैरिजन कि हम खुद उस स्टेट में आके सामान को बेचें। तो जब हम लोग इस तरह से बिजनेस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सर ये है कंसाइनमेंट बिजनेस। और जैसा कि हर बिजनेस का नियम होता है कि सर जब आप बिजनेस कीजिएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जानना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ते हैं तो कंसाइनमेंट के बिजनेस से प्रॉफिट है या लॉस है, यही निकालना होता है इस चैप्टर के अंदर। तो सर कंसाइनमेंट का बात तो समझ में आ गया ही। कंसाइनमेंट मेनली क्या है कि एक जन अपना सामान किसी दूसरे लोग जन को भेजता है। जो सामान दे रहा है वो है प्रिंसिपल और जो सामान ले रहा है वो कौन है? एजेंट। एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन। इसके अलावा एजेंट को किसी भी तरह का खर्चा से कोई मतलब नहीं है। जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा किससे वापस ले लेगा? जो प्रिंसिपल है उससे। एजेंट सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है, वो भला एक्सपेंसेस क्यों उठाएगा? बहुत ही लॉजिकल बात है कि हां, वो खर्चा क्यों उठाएगा? वो तो सामान बेचेगा, बेचने में अपना एफर्ट्स लगा सकता है, अपना मेहनत लगाएगा, अपना पैसा थोड़ी लगाएगा। क्योंकि अगर वो अपना पैसा लगाएगा तो फिर वो एजेंट बन के काम क्यों करेगा? फिर वो सामान खरीद के ओनर ही क्यों ना बन जाए, अधिक प्रॉफिट कमा ले। क्योंकि कमीशन क्या होता है? 5%, 2%, 10%। लेकिन ओनर बन के बेचेंगे तो फायदा अधिक होगा। तो जाहिर सा बात है जो ओनर बन के सामान खरीद के लाएगा और फिर बेचेगा उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एजेंट को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको जो फर्स्ट पार्टी है वो सामान प्रोवाइड कर देता है
और बोलता है भाई जो भी खर्चा होगा तुम खर्चा कर लेना तुम्हारा ट्रैवलिंग रूलिंग पर, और फिर वो खर्चा का पैसा तुम हमसे काट लेना। समझ रहे मेरा बात? तो जो एजेंट होता है वो काम करता है सिर्फ कमीशन के लिए, और उसका कोई भी खर्चा उसका नहीं माना जाता है। किसका माना जाता है? फर्स्ट पार्टी का। यह है कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। क्यों बनाते हैं कंसाइनमेंट? ताकि सर को यह पता, एक कारण तो यह है कि अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हम ब्रांच खोल ले किसी और शहर में, वो तो एक्सपेंसिव वे हो गया। लेकिन एजेंट रख के सामान बिचवाना ये ब्रांच खोलने से तो लेस एक्सपेंसिव है। दूसरा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सर जैसे बाकी सारे बिजनेस को करते हैं तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो कंसाइनमेंट में सामान भेजे हैं एजेंट को, वो सामान बेचेगा, कुछ खर्चा करेगा, उससे भी तो कुछ कमाएंगे, तभी तो कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सर हम लोग को कंसाइनमेंट अकाउंट बना के ये देखना होता है कि बिजनेस में फायदा है या नुकसान चल रहा है। ठीक बात। अब कंसाइनमेंट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक ओनर जो सामान का ओरिजिनल ओनर जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और दूसरा कौन इन्वॉल्व होता है? एजेंट। जो सर पहला पार्टी है जो सामान को भेजता है एजेंट के पास उसको बोलते हैं कंसाइनर। जो पर्सन गुड्स को सेंड करता है कंसाइनमेंट बेसिस पर, किसको भेजता है? सर एजेंट को। तो भेजने वाला पार्टी का नाम क्या होता है? कंसाइनर। और जिसको एजेंट को वो भेजता है उसका नाम होता है कंसाइनी। तो इसका मतलब हुआ कंसाइनमेंट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनर कौन है? सर ओनर ऑफ द गुड। कंसाइनी कौन है? एजेंट जो सामान को आगे बेचेगा। तो वही दो बात हम लोग लिख लिए हैं कि सर कंसाइनमेंट क्या है और कौन कौन पार्टीज होती हैं कंसाइनमेंट में। क्योंकि कंसाइनी को किसमें इंटरेस्ट होता है? कमीशन। उसको तो कमीशन लेना है बस, वो तो कमीशन का काम करता है। तीन तरह का कमीशन होता है, एक ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा डेलक्रेट कमीशन, तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन नॉर्मल जो कमीशन दिया जाता है सेल के ऊपर कि सामान बेचो तुमको हम 2% का कमीशन देंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। डेलक्रेट कमीशन क्या होता है? हम बोले जो एजेंट है उसको कमाना क्या है? उसको कमाना है कमीशन। और कमीशन कब मिलेगा उसको? सर जब वो अधिक से अधिक सेल करेगा, क्योंकि सेल पे तो कमीशन है। तो एजेंट क्या करता है? वो उधार में सामान बेचना शुरू कर देता है। वो दुकान में जाता है, वो प्रोडक्ट दिखाता है और बोलता है ले लीजिए। दुकानदार बोलता है नहीं चाहिए। वो बोलता है भैया ले लीजिए, उधार में दे देते हैं, अगर नहीं बिकेगा तो हम वापस ले जाएंगे। ऐसा एजेंट क्यों करता है? क्योंकि एजेंट जानता है कि उसको कमीशन तभी मिलेगा जब सेल शो होगा कि हम सेल तो कर दिए हैं। और जब आप जबरदस्ती का सेल करते हैं और उधार में सेल करते हैं तो वहां पे एक रिस्क होता है, वो है पैसा डूबने का। क्योंकि सर जिसको उधार में सामान बेचे हैं उससे पैसा लेना भी तो पड़ेगा। ये काफी डिफिकल्ट काम है, उधार में बेचा हुआ सामान का पैसा ले पाना। तो एजेंट तो सामान बेच देगा, फिर वो बोलेगा भाई वसूल रहे, मिल नहीं रहा है पैसा, तो पैसा डूबने का चांस बनता है। इस चीज को कंसाइनर भी समझता है और आप भी समझ रहे हैं कि हां सर उधार में बेचा हुआ चीज का पैसा ले पाना इतना आसान भी नहीं होता है। तो कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है, जो एजेंट है उसको बोलता है कि देखो कंसाइनी, हम तुमको ऑर्डिनरी कमीशन जो देते हैं वो तो देते ही रहेंगे, लेकिन हम तुमको एक और कमीशन देना चाहते हैं। कंसाइनी बोलता अच्छा एक और कमीशन देगा, दे दो। कंसाइनर बोलता है लेकिन एक कंडीशन है। कंसाइनी बोलता है क्या कंडीशन है? कंसाइनर बोल रहा है जो भी उधार में बेचने से अगर बैड डेट होगा तो वो बैड डेट का नुकसान कंसाइनी को बियर करना पड़ेगा। एजेंट सामान बेचा, पैसा डूब गया, हो सकता है ऐसा हो जाए सर पैसा डूब जाए, बैड डेट हो जाए, सामान बेचे, डेटर बना, डेटर पैसा दे ही नहीं रहा तो बैड डेट होगा। तो कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है कि हम तुमको एक और कमीशन देना चाहते हैं, लेकिन उस कमीशन को लेने का कंडीशन क्या है कि तुम जो बैड डेट होगा उस लॉस को बियर तुम्ही को करना पड़ेगा। हम उस लॉस को अपने बुक्स में नहीं दिखाएंगे, हम बियर नहीं करेंगे, हम उस लॉस को नहीं सहेंगे। अगर कंसाइनी बोलता है ठीक है, जो भी पैसा बाजार में उधार में दिए हैं, सामान बेचे हैं उधार में, उसका कलेक्शन हम करेंगे, अगर कुछ डूबेगा तो वो लॉस भी हम अपने पॉकेट से भर देंगे। तब तो कंसाइनर कंसाइनी को क्या देगा? डेलक्रेट कमीशन।
लेकिन अगर डेल क्रेड कमीशन नहीं दिया रहे तो सर उस केस में कंसाइनी जो सामान बेचा है उधार में और फिर उसमें बैड डेट हो जाए तो फिर वो खर्चा कंसाइनी नहीं उठाएगा, वो लॉस कंसाइनी बोलेगा भैया मेरा गलती नहीं है, हमको आप बेचने बोले हम तो बेच दिए, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, इसमें हम क्या करें। तो अगर डेल क्रेड कमीशन क्वेश्चन में गिवन हो कि सर डेल क्रेड कमीशन देना है तो उस केस में जो बैड डेट का लॉस होता है वो किसका होता है, कंसाइनी का। लेकिन अगर डेल क्रेड कमीशन ना हो तो फिर बैड डेट का लॉस किसका होता है, कंसाइनर का, कि फिर वो कंसाइनर अपने बुक्स में दिखाता है। और तीसरा टाइप का कमीशन होता है ओवरराइडिंग कमीशन। व्हाट इज ओवरराइडिंग कमीशन? ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को एक प्राइस बताया, वो बोला इतना में बेचना है। जैसे कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है कि ये सामान तुमको 100 रुपया में बेचना है, अगर तुम 100 रुपया में बेचेगा तो हम तुमको इस पे 2% का ऑर्डिनरी कमीशन देंगे। कंसाइनी बोला ठीक है दे देंगे। फिर कंसाइनी बेचने निकला और कंसाइनी को ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई इसको तो हम 120 में ही बेचेंगे तो बिक जाएगा। तो वो आया किसके पास, कंसाइनर के पास, और वो कंसाइनर से बोला कि कंसाइनर जी एक बात बताओ, अगर हम इसको 100 में बेचेंगे तो तुम हमको 2% कमीशन देगा, लेकिन अगर हम इसको 100 से ऊपर में बेचे, मतलब 120, 110, 105, मतलब जो कंसाइनर जो प्राइस बताया था उससे अधिक में बेचे, तो बोलो जो अधिक वाला पार्ट है उसमें क्या मिलेगा। तो कंसाइनर बोला कि भाई तुमको हम 2% जो दे रहे थे वो तो देंगे ही देंगे, जो एक्स्ट्रा प्राइस पे तुम बेचेगा उसमें तुमको हम 30% देंगे। मतलब जिस दाम पे कंसाइनर बोला था उस दाम के अगर ऊपर कंसाइनी सामान को बेचता है तो उस ऊपर वाले प्राइस पे, 100 से जो ऊपर वो बेचा है उस प्राइस पे जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। और ओवरराइडिंग कमीशन हमेशा बहुत अधिक होता है क्योंकि इसमें कंसाइनर को भी फायदा है, कंसाइनी को भी फायदा है। कंसाइनर को क्या फायदा है कि भाई 100 का चीज वो और महंगा बेचेगा तो और प्रॉफिट होगा, तो कंसाइनर को फायदा तो हो गया। कंसाइनी को क्या फायदा है, वो जानता है कि भाई 100 तक तो बस 2% है, 100 के जो ऊपर बेचेंगे उस पर 30%, 40% कमीशन मिलेगा। तो वो क्या चाहेगा, महंगा से महंगा बिके, ताकि 100 के ऊपर बिकेगा तो 100 के ऊपर जितना ऊपर का पैसा बनेगा सब पे क्या मिलने वाला है, अधिक कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। आई होप आप समझ गए ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, डेल क्रेड कमीशन क्या होता है। सर ये सब बात लिखवाइएगा नहीं, ऑलरेडी हम इंस्टाग्राम पे अपना ये चैप्टर का नोट्स डाले हुए हैं पूरा कंसाइनमेंट का, आप वहां से जाके लिख लो और आप वहां से देख लो। इंस्टाग्राम का आईडी क्या है, अमित के 8193। आप इंस्टाग्राम में जाएंगे, अमित के 8193 लिख के इंस्टाग्राम में जाओ, वहां पे आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको कंसाइनमेंट चैप्टर का क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, जहां पे सारा बात को हम लोग डिटेल में लिखे। चलिए अब आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ लॉस, मेनली 2 तरह के लॉस होते हैं कंसाइनमेंट में, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, दूसरा होता है नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है वो लॉस जिसको रोका जा सकता था लेकिन मैनेजमेंट के गलती से, निग्लिजेंस से उस लॉस को रोका नहीं गया। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कंट्रोल में होता है, आप चाहते तो आप उसका कंट्रोल कर सकते थे। तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग किया जाता है और वो कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस सर ऐसा लॉस होता है जो कि कंट्रोल में है मैनेजमेंट का। अगर अब मैनेजमेंट इफिशिएंट होती तो उस लॉस को रोक सकती थी, मिनिमाइज कर सकती थी। अगर ऐसे लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट क्या है, हम बोले सर एबनॉर्मल लॉस को दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है, कंसाइनमेंट के अंदर रिकॉर्ड करके। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको मैनेजमेंट कितना भी इफिशियंसी से काम करे उस लॉस को रोका नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए नॉर्मल लॉस का। हम बोले आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं क्रूड ऑयल्स का। जब आप क्रूड ऑयल, जैसा हम लोग जानते हैं कि सर जो पेट्रोल होता है वो उड़ता है, वो हवा के कांटेक्ट में आते ही वो हवा में गायब होना शुरू हो जाएगा। आपको ना लगे तो आप कभी भी पेट्रोल को खुला में रखिएगा तो आप देखिएगा सर कुछ समय बीतते ही पेट्रोल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो उड़ जाता है हवा में।
एवोपरेट कर जाता है फटाक से। तो जब कोई पेट्रोल क्रूड ऑयल से रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाता है तो वो जितना क्रूड ऑयल लगाता है उससे जो सामान तैयार होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर वो थोड़ा बहुत एवोपरेट होगा ही, इसमें आप मैनेजमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं, वो गुड्स का नेचर है कि वो उड़ेगा ही। इसमें मैनेजमेंट अपना कितना भी इफिशियंसी से काम करे, कुछ ना कुछ पेट्रोल डीजल उड़ ही जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का बात कि सर नॉर्मल लॉस जो कंट्रोल में हो, बियॉन्ड कंट्रोल हो, जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इस लॉस को आप रोक नहीं सकते, उसको बोलते हैं नॉर्मल। और एबनॉर्मल का मतलब जिसको आप अपने इफिशियंसी से अच्छे ढंग से अगर आप काम करते, मैनेज करते, तो वो लॉस कंट्रोल किया जा सकता था। तो एबनॉर्मल लॉस का तो अकाउंटिंग होता है, लेकिन नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। उसके लिए आप कोई भी रिकॉर्डिंग कंसाइनमेंट में नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। हम बोले ओके। लेकिन नॉर्मल लॉस के होने से सामान का दाम बढ़ जाता है। मतलब हम बोले सर अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो ये मैनेजमेंट का गलती है, मैनेजमेंट के गलती के लिए सामान का दाम नहीं बढ़ेगा। अगर कोई चीज 1 रुपए में हम खरीद के लाए हैं और उसमें कुछ मैनेजमेंट की गलती से नुकसान हो जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सर जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई आप कॉस्ट बढ़ाए कर लीजिए। नहीं, कॉस्ट का दाम, जो सामान का दाम है वो 1 ही रुपया रहेगा। लेकिन नॉर्मल लॉस के केस में जो सामान 1 रुपए में खरीद के लाए हैं और कुछ नॉर्मल लॉस हो जाता है तो वो गुड्स का दाम बढ़ जाएगा कि सर 1 रुपए का चीज 1 रुपया 10 पैसा का बन जाएगा। जो नॉर्मल लॉस है वो आपके कॉस्ट को इंक्रीज करता है, एबनॉर्मल लॉस आपके कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता है। दूसरा बात, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बात ठीक मेरा? ये हो गया थोड़ा बात। हम लोग के पास कंसाइनमेंट में मेनली 2 मेथड पढ़ना है, एक कॉस्ट मेथड, दूसरा इनवॉइस प्राइस मेथड। 2 मेथड है हम लोग के पास। क्या क्या बोले? हम बोले सर कंसाइनमेंट में 2 मेथड है पढ़ने के लिए, एक कॉस्ट मेथड, दूसरा इनवॉइस प्राइस मेथड। सर दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट मेथड का मतलब होता है जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को जितने में खुद सामान को बनाया है उतने ही सामान में ट्रांसफर कर देता है। मतलब हम किसी सामान को 100 रुपया में लाए हैं तो हम कंसाइनर हैं, हम अपने एजेंट को, जिसको हम लोग कंसाइनी बोलते हैं, उसको ये सामान 100 रुपया में ही ट्रांसफर कर दिए, कॉस्ट टू कॉस्ट, और उसको बोल रहे हैं भाई 120 में बेचना। इसको बोलते हैं कॉस्ट मेथड। जिस मेथड पे कंसाइनर सामान खुद लाता है उसी दाम पे अगर वो कंसाइनी को सामान भेज देता है तो हम बोलते हैं सर कॉस्ट मेथड से बनाना है। दूसरा मेथड है इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है, जो कंसाइनर है वो अपने कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट जोड़ लेता है पहले ही। मान लो 100 रुपया में हम कंसाइनर हैं, हम 100 रुपया में सामान लाएं और हम 100 रुपया में ट्रांसफर नहीं किए, हम क्या किए, यहीं पे 20 रुपया जोड़ ली और कंसाइनी को दिए और हम बोले भाई ये 120 रुपया का सामान है, 130 में बेचना। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इनवॉइस प्राइस में जो कंसाइनर है वो शुरू में ही कुछ प्रॉफिट जोड़ लेता है और फिर वो किसको देता है, कंसाइनी को देता है, और फिर कंसाइनी उसको उस प्राइस से ऊपर बेचने के लिए बोला जाता है कि भाई कंसाइनी ये 120 का सामान है, जबकि कंसाइनर को पता है ये 100 का सामान है, फिर भी वो कितना दिया है उसको, 120 के दाम पे, 20 रुपया पहले ही प्रॉफिट जोड़ के बैठा हुआ है। उसके बाद कंसाइनी को बोलता है 120 के ऊपर में तुमको बेचना है, मतलब इससे महंगा ही तुमको बेचना है, इससे कम में तुम नहीं बेचोगे। तो इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड का मतलब कि कंसाइनर अपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ करके कंसाइनी को सामान देता है, बोलता है लो इतने का सामान है 120 का। और कॉस्ट में क्या होता है, कंसाइनर जितने का सामान रहता है उतने ही प्राइस में कंसाइनी को ट्रांसफर कर देता है और बोलता है लो इसके ऊपर बेचना। बात समझ रहे हैं आप मेरा बात, कि सर 2 अलग अलग मेथड है। हम लोग आज किस पे बात करेंगे, आज का सारा बात हम लोग किस पे रखेंगे, कॉस्ट मेथड पे, कि सर कॉस्ट मेथड पे सारा सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। एक बार हम कॉस्ट मेथड सिखा दिए तो फिर सर ये तो बहुत बच्चा वाला चीज है, इसमें तो बस एक नया बात बोलेंगे, जैसे कॉस्ट बनता तो वैसे ये भी बनता है, बस एक एडिशन पॉइंट जुड़ जाता है, उसके अलावा सब कुछ सेम रहेगा। चलिए पहले आप इतना सब बात को रिकॉर्ड कीजिए और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाइएगा, अमित के
8193। ये आपका क्या है? हम बोले सर इंस्टाग्राम। वहां पे आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि वहां पे आप सर पीडीएफ डाले हुए हैं, वहां से जाके आप चाहो तो इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए पहले आप इस बात को लिखिए, फिर हम लोग बात करेंगे सर कॉस्ट मेथड के अंदर। हम लोग पहला मेथड क्या चलेगा सर? पहले आप इसको पढ़ाइएगा। हम बोले हाँ, इसको हम फर्स्ट में पढ़ाएंगे और फिर जब ये पूरा पढ़ा देंगे तो फिर वो सेकेंड में पढ़ाएंगे। तो इसके ये लिखेंगे, फिर हम लोग जर्नल एंट्री में आ जाएंगे कि सर जर्नल एंट्री तो मस्ट है, जर्नल एंट्री तो आना ही चाहिए। लिखो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री कि सर दो पार्टीज हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर प्रिंसिपल जो उस गुड्स का ओनर है, कंसाइनी सर एजेंट। आखिरकार दोनों अपने बुक्स में क्या एंट्री करते हैं, इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो कंसाइनर है वो सामान भेजेगा किसको? कंसाइनी को, ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो सर सबसे पहले फॉर गुड्स सेंड टू कंसाइनी बाय कंसाइनर। तो जब कंसाइनी कंसाइनर को सामान भेजेगा तो एंट्री क्या होगा? बोले सर सामान चला जाएगा, और जो सामान गया है वो किस लिए गया है? कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए। तो एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। being goods sent on consignment, goods sent on consignment। शॉर्ट में लिख दिए। सर कंसाइनी को सामान मिलेगा, वो क्या एंट्री करेगा? कोई एंट्री नहीं। सर वो क्यों एंट्री नहीं करेगा? बोले बात करते हैं आपके साथ। कंसाइनी कौन है? एजेंट। उसको जो सामान मिला है तो सर वो सामान सिर्फ रख रहा है, उस सामान का वो मालिक थोड़ी बन गया जो वो एंट्री कर देगा। जब हम सामान का ओनर ही नहीं है तो हम क्यों एंट्री करेंगे? इसको आप इस तरह समझो। हम बोल रहे तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर के बगल से पार हो रहा था और उसके पास कोई सामान रखा हुआ है, और फिर उसको याद आया कि भाई हमको ये सामान आज नहीं कल वापस करना है। तो वो क्या किया? वो रास्ते में आपके घर पे उतरा और वो सामान आपके यहां लाके रख दिया। बोला अब थोड़ा सा इस सामान को रख लो भाई, कल आके हम ले जाएंगे। तो जो सामान हमको मिल गया, क्या ये सामान का मालिक है? बोले नहीं। क्या हम इस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका एंट्री कर देंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हम क्यों कुछ करेंगे? और इजी में बात करते हैं। मेरा एक दोस्त आया, वो हमको 5,000 रुपया रखने के लिए दिया। बोला भाई थोड़ा रखे रहो, हम शाम को आके पैसा ले जाएंगे। तो वो हमको 5,000 रुपया दिया है, तो क्या ये पैसा मेरा बन गया? नहीं। क्या हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बोलेंगे कि हाँ ये पैसा मेरा है? बिल्कुल नहीं। वो शाम को आके ले जाए, कोई ट्रांजेक्शन बन ही नहीं रहा, वो तो बस रखने के लिए दिया फॉर द टाइम भी। सेम बात एजेंट के साथ है। एजेंट को वो सामान मिला है, किस लिए? कि भाई तुम आगे बेच देना। ये हम मेरा ओनरशिप में नहीं है। हम अगर एजेंट हैं तो हमको जो सामान मिला, हम ओनर थोड़ी है इसके। तो सर जब हम ओनर हैं ही नहीं तो भला हम क्यों कोई एंट्री करेंगे? हम जब बेचेंगे तब एंट्री करेंगे, लेकिन रखने का सामान जो मेरे पास आके मेरे पास रखा हुआ है, हम इसका एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ओनर नहीं है। जस्ट वही तरह की मेरा फ्रेंड मेरे पास कुछ पैसा रख के चला गया और बोला शाम को ले जाएंगे, तो हम बोले ठीक है रख दो, इसका कोई एंट्री थोड़ी किया जा सकता है मेरे लिए। चलिए पहला बात खत्म। दूसरा बात, कंसाइनर सामान भेजेगा तो भाई भेजने के लिए सर वो खर्चा करेगा? बोले हाँ बिल्कुल करेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, रेलवे का भाड़ा लगेगा, कूली का पैसा लगेगा, बहुत सारा खर्चा होता है, फ्राइट कैरेज। तो यहां लिखेंगे फॉर एक्सपेंसेस
इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर खर्चा किया तो सर कंसाइनर का तो पैसा गया होगा। हम बोले हाँ पैसा गया तो कैश तो क्रेडिट होगा ही होगा या बैंक क्रेडिट होगा, दोनों में से कोई तो लिखेंगे ही। डेबिट क्या होगा? हम बोले सर खर्चा को डेबिट कीजिए। तो खर्चा किसके कारण हो रहा है? कंसाइनमेंट के कारण। तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। खर्चा का नाम क्या? कंसाइनमेंट, क्योंकि ये सारा खर्चा किसका है? कंसाइनमेंट का। और हम लोग कंसाइनमेंट का बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहते हैं। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट जानना हो तो उस बिजनेस में होने वाला खर्चा और उस बिजनेस में होने वाला इनकम सिर्फ कंसिडर करना होता है। तो जब हम लोग कंसाइनमेंट में सामान भेजे तो कंसाइनमेंट का खर्चा है, सामान खर्चा में आ गया, उसके बाद कुछ और खर्चा कंसाइनर किया। तो सर खर्चा हो रहा है किस चीज के ऊपर? कंसाइनमेंट के ऊपर। तो हम लोगों को जो भी एक्सपेंस और इनकम होगा वो सारा किसके नाम पे बुक करना है? कंसाइनमेंट के नाम पे। और सिर्फ वही एक्सपेंस और इनकम बुक करेंगे जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड हो। अगर कोई खर्चा कंसाइनमेंट से रिलेटेड नहीं होगा तो सर आप उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं कंसाइनमेंट में। बात समझ में आ रहा है मेरा? तो सर कंसाइनर खर्चा किया तो कंसाइनर का खर्चा हुआ तो कंसाइनर अपने बुक्स में दिखलाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बी। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। लिखिए इसको। सर कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? खर्चा कंसाइनर किया है, कंसाइनी क्या करेगा? कुछ नहीं, तो नो एंट्री। खर्चा अगर कंसाइनर क्या मतलब इस बात से? तीसरा, ध्यान से सोचना। सर सामान भेजे कंसाइनर के पास तो सामान किसको मिला? कंसाइनर को। तो सर वो रेलवे स्टेशन से उतारेगा, अपने ऑफिस तक ले जाके रखेगा या फिर अपने गोडाउन तक ले जाके रखेगा, तो खर्चा वो भी करेगा। हम बोले हाँ। तो सर फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, खर्चा कौन किया? कंसाइनी। कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है वो किस चीज के लिए कर रहा है? सर कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए। और हम शुरू से बोल रहे हैं कि कंसाइनी एजेंट है, वो सिर्फ कमीशन लेने के लिए बिजनेस अपना काम कर रहा है। वो जो भी खर्चा करेगा वो खर्चा वो किससे असूल करने आ जाएगा? कंसाइनर से। क्योंकि भाई 2% 5% के कमीशन को लेने के लिए कोई भी आदमी अपना पॉकेट से पैसा क्यों लगाएगा? वो बोलेगा भाई तेरा सामान भी बेच रहे हैं, तुम्हारा गुडविल भी बन रहा है मार्केट में और पैसा भी हम ही खर्चा करें। तो जाहिर सा बात है कोई भी खर्चा जो कंसाइनी करता है वो सारा खर्चा के लिए लाइबल कौन हो जाता है? कंसाइनर। कंसाइनी बाद में कंसाइनर से असूल करता है अपना खर्चा किया हुआ पैसा। ध्यान देना कि सर कंसाइनी खर्चा किया तो कंसाइनी को पैसा दे देगा। हम बोले हाँ बिल्कुल, वो पैसा दे जरूर देगा लेकिन बाद में वो पैसा असूल भी करेगा। क्या एंट्री होगा? पहले कंसाइनी के बुक में बात कर लेते हैं। सर पैसा जाएगा तो कंसाइनी लिखेगा टू कैश या बैंक। ये जो खर्चा कंसाइनी किया है क्या वो अपना खर्चा बोलेगा? ना, वो बोलेगा मेरा खर्चा नहीं है, हम बस पैसा दे दिए हैं। किसके बिहाफ में? कंसाइनर के बिहाफ में। तो ये पैसा वो किससे मांगेगा? कंसाइनर से। तो कंसाइनर को वो एसेट्स बना लेगा अपना। वो बोलेगा कंसाइनर तुम मेरा डेटर बन गया खर्चों के लिए, जो खर्चा हम किए उसका पैसा किससे मांगेंगे? कंसाइनर से। बी एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनर अपने बुक खर्चा करेगा। हम बोले हाँ। अगर कंसाइनी कंसाइनर को अपना डेटर मान रहा है तो कंसाइनर कंसाइनी को उसी खर्चा के लिए क्या मानेगा? क्रेडिटर। कंसाइनर क्या बोलेगा? भाई कंसाइनी पैसा खर्चा तो कर दिया है लेकिन वो पैसा हमसे मांगेगा बाद में। तो कंसाइनर क्या बोलेगा कि भाई मेरे लिए कंसाइनी क्या बन गया? लायबिलिटी, क्रेडिटर के नाम का।
डेबिट क्या होगा? हम बोले सर ये जो खर्चा हुआ है ये कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है, तो खर्चा डेबिट कीजिए। खर्चा का नाम कंसाइनमेंट, इनकम का भी नाम क्या होगा? कंसाइनमेंट। बी, कंसाइनी एक्सपेंस रिकॉर्डेड। सर इसके बाद क्या होगा? हम बोले फोर्थ नंबर, सामान कंसाइनी के पास पहुंच गया है, तो सर कंसाइनी सामान को बेचेगा। हम बोले बिल्कुल। फॉर गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, कि कंसाइनी सामान बेचेगा, तो सर कंसाइनर एंट्री करेगा और कंसाइनी भी एंट्री करेगा। कंसाइनी एंट्री करेगा तो इसके पास क्या आएगा? पैसा, कैश अकाउंट डेबिट। और अगर उधार में करेगा तो डेटर। थोड़ा ये बताइए कि ये जो पैसा इसके पास आया है, क्या ये पैसा इसका है या ये पैसा वापस कर देगा? किसको? हम बोले सर कंसाइनर को, ये पैसा कंसाइनर का है, तो वो क्रेडिट में किसका नाम लिख देगा कि भाई कंसाइनर मेरे लिए लायबिलिटी बन गया इन पैसों के लिए। ये जो पैसा मिला है या जो डेटर का नाम आया है, तो अल्टीमेटली ये बिलोंग किसको करता है? कंसाइनर को। कंसाइनी तो सिर्फ कमीशन के लिए काम कर रहा है। जो सामान बेच के पैसा आएगा उस पैसे पे राइट कंसाइनी का थोड़ी है, किसका है? कंसाइनर का। तो कंसाइनी बोला पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दिए कैश को। और अगर उधार में बेचा हो तो डेटर, बाद में डेटर पैसा देगा। इस चीज के लिए कंसाइनर को क्रेडिट कर दिया, बोला भाई मेरा तो लायबिलिटी बढ़ गया, पैसा ले लिए हैं अब देना ही पड़ जाएगा, तो लायबिलिटी किसको बना लिया? कंसाइनर को। कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? वो बोलेगा कंसाइनी से पैसा लेना है, तो कंसाइनी मेरे लिए क्या बन गया? एसेट्स। अब ये जो सामान बेचा है क्या ये सेल कंसाइनमेंट का है? हम बोले हां, तो सर इनकम हुआ, सामान बिक रहा है तो कंसाइनर, जो कंसाइनर है उसके लिए तो इनकम हो रहा है क्योंकि उसका बिजनेस में सेल हुआ है। सर इनकम का भी नाम क्या रखेंगे? कंसाइनमेंट। बी, गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स बाय कंसाइनी। लिखिए, पहले इस चार बात को लिखिए, थोड़ा नीचे करें स्क्रीन ताकि आपको दिख सके। चलिए लिखिए पहले यहां तक, आइए वापस चलें। अगला फिर क्या होगा सर? सामान बेचा है तो कंसाइनी क्या मांगेगा? कमीशन, जो सेल हुआ उस पर कमीशन। फॉर कमीशन टू कंसाइनी, कि सर कमीशन दिया जाएगा, तो इसको कमीशन देना है, इसको कमीशन लेना है। अब सर ये बोलेगा इसके लिए खर्चा है, और क्या ये खर्चा कंसाइनमेंट बिजनेस का है? जी, ये कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है। तो सर कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है तो कंसाइनमेंट को डेबिट होना पड़ेगा, खर्चा डेबिट होता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे? जिसको देना है, वो मेरी लायबिलिटी है, किसको देना है? कंसाइनी। बीइंग कमीशन अलाउड,
इधर फॉर कमीशन फ्रॉम कंसाइनर, कंसाइनी को कमीशन लेना है तो इसके लिए तो इनकम है, इनकम क्रेडिट होगा, इनकम का नाम कमीशन। डेबिट में किसका नाम लिखेगा कंसाइनी? कंसाइनर का, क्योंकि उसको लेना है, किससे लेना है? कंसाइनर से। तो सर कंसाइनी के लिए कमीशन का इनकम जो कंसाइनर से लेना है, तो कंसाइनर क्या बन जाएगा? एसेट्स, इसके लिए तो डेबिट। डी कमीशन डी हो गया, तो सर कमीशन लेना है। ओके, आगे बढ़िए। और क्या हो सकता है? बोले सर एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। ध्यान से समझिएगा बात कि सर जब एबनॉर्मल लॉस होगा, बोले हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस तो कंसाइनमेंट बिजनेस से अलग चीज है। हम लोग को तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस निकालना। अब बात तो समझो, हम बोल रहे सर हम लोगों को कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना। अब हम कोई सामान भेजें और वो सामान बर्बाद हो गया, तो सामान तो कंसाइनमेंट में पहुंचा भी नहीं और सामान हो गया बर्बाद। तो ये जो बर्बादी है, ये बर्बादी तो कंसाइनमेंट का होना ही नहीं चाहिए। हम बोले बात तो तुम्हारा सही है। मान लो हम 100 पीस सामान भेजें, तो भेजने का एंट्री कर दिया 100 पीस का, 10 पीस बर्बाद हो गया, तो कंसाइनमेंट में कितना पीस पहुंचा? 90 पीस। तो बिजनेस कितने पीस का हो रहा है? 90 पीस का। 10 पीस तो कंसाइनमेंट में होगा ही नहीं। तो सर जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, कंसाइनमेंट से कैंसिल करते हैं। भेजे 100 तो खर्चा 100 का, लेकिन मिला 90। तो सर अगर मिला 90 तो 10 पीस जो बर्बाद हो गया है, वो 10 पीस का बर्बादी आपको हटाना पड़ेगा, आप कैंसिल करेंगे। तो सर जो 10 पीस बर्बाद हुआ है उसका एंट्री कौन करेगा? कंसाइनर। कंसाइनर को मतलब है नहीं, क्योंकि वो जब रिसीव करने का एंट्री नहीं किया तो एबनॉर्मल लॉस का भी एंट्री वो क्यों करेगा? तो सर एबनॉर्मल लॉस का एंट्री क्या बना? हम बोले इसका उल्टा, कि सर इसका उल्टा कर दीजिए, कंसाइनमेंट को क्रेडिट। क्या कंसाइनमेंट जो हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्या ये इनकम है? हम बोले नहीं नहीं, इनकम नहीं है भाई। एक बात सोचो, हम तुमको शुरू से बोल रहे हैं कि कंसाइनमेंट का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये एक कंसाइनमेंट एक बिजनेस है, एक अलग तरीके का बिजनेस है। तो अगर ये बिजनेस है तो इस बिजनेस में होने का प्रॉफिट लॉस हमको निकालना है। तो अगर हम 100 पीस तुमको सामान भेज रहे हैं, तो हम खर्चा कितने पीस का दिखाए? 100 पीस का। तो तुम बोला कंसाइनमेंट का खर्चा हुआ है 100 पीस, लेकिन एक्चुअल में मिला है 90 ही पीस कंसाइनी को, 10 पीस रास्ते में ही बर्बाद हो गया। तो हम बोले सर फिर तो कंसाइनमेंट का बिजनेस 100 पीस का हो ही नहीं रहा है, फिर तो 90 पीस का ही बिजनेस है। लेकिन शुरू में हम कितना पीस रिकॉर्ड कर लिए? 100 पीस। तो सर ये तो गलत है, जब 90 ही पीस मिला है तो यहां रिकॉर्डिंग भी 90 करना था। हम बोले ठीक है, 10 पीस कैंसिल कर लेते हैं। ये 10 पीस कैंसिलेशन है एबनॉर्मल लॉस के नाम का। तो सर कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिए और डेबिट किसको कर दिए? एबनॉर्मल लॉस। ये क्या करेगा? नो एंट्री, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। ये बोलेगा भाई हमको मतलब थोड़ी है इससे। बी गुड्स लॉस एबनॉर्मली। ये हुआ 6 नंबर बात, पहले यहां तक लिखो। आइए नेक्स्ट। सर और क्या हो सकता है? कभी कभी क्या होता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है तो वो कंसाइनी से इन रिटर्न कुछ एडवांस ले लेता है। मतलब मान लो हम कंसाइनर को 2 लाख का सामान भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर है ना कि भाई 2 लाख का सामान लेके गायब हो गया तो। हम रहते हैं पटना में, हम दिए हैं कलकत्ता वाला को, कल वो दिखा ही नहीं,
या फिर हम बोलते हैं भाई थोड़ा पैसा तो भेजो, धंधा कर रहे करो तो कमीशन बनेगा। तो हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी से क्या ले ले, एडवांस। तो सर एडवांस मिला, फॉर एडवांस गिवन बाय कंसाइनी। तो सर ये एडवांस मिला तो क्या लिखेंगे, एडवांस के रूप में पैसा मिल सकता है या बिल मिल सकता है। हो सकता है एडवांस के रूप में कंसाइनी हमको क्या दिया हो, पैसा, तो पैसा मिला तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कभी कभी बिल दे देता है तो बिल को भी डेबिट कर देते हैं। 2 कौन दिया, हम बोले सर कंसाइनी, तो कंसाइनी का नाम। ये ना तो कोई इनकम है ना ही कोई एक्सपेंस है, तो सर कंसाइनमेंट का नाम आएगा भी नहीं। बी ये दिया है, सॉरी कंसाइनर को एडवांस मिला है, तो सर ये एडवांस देने का एंट्री करेगा। एडवांस गिवन टू कंसाइनर। यहां पे लिखिए रिसीव। तो ये देगा तो ये एंट्री क्या करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। अगर पैसा दिया तो सर कैश या बैंक, और अगर बिल दिया तो बीपी, बीइंग एडवांस गिवन। एडवांस का बात भी हो गया। और क्या हो सकता है, हम बोले सर जो सामान कंसाइनी नहीं बेच पाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका मतलब क्या है, अनसोल्ड गुड्स। सर अनसोल्ड गुड्स के बारे में बात बताओ क्या होगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट। 100 पीस हम भेजे तो खर्चा बुक हो गया 100 पीस का, उसमें से 20 पीस बिका ही नहीं, तो एक्चुअल में कंसाइनमेंट का बिजनेस कितने पीस का हुआ, सिर्फ 80 पीस का। तो सर अगर 80 पीस का हुआ है तो खर्चा भी 80 पीस का ही लिखना था, आप तो 100 पीस का लिख दिए, तो 20 पीस का कंसाइनमेंट का खर्चा कम कर रहे हैं। ट्रेडिंग में भी करते थे सर, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखते थे, तो एंट्री क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां भी एंट्री क्या होगा सर, सेम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग थोड़ी बना रहे हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिंग ही तो बन रहा है, बस ट्रेडिंग का नाम नहीं लिखे, नाम क्या लिखे, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सर एंट्री होगा कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या करेगा, नो एंट्री, ये क्यों कुछ करेगा, ये बोलेगा भाई मेरा मतलब ही नहीं है। जब हम सामान रखने का एंट्री नहीं लिखे थे तो बचा हुआ जो सामान है उसका भी एंट्री हम क्यों लिखेंगे, हम थोड़ी मालिक है इस सामान का, जो मालिक है वो लिख रहा है। पहले यहां तक लिखिए, आइए ये सारा काम करने के बाद कंसाइनमेंट में क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस। तो फॉर कंसाइनमेंट प्रॉफिट, अगर कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा सर, प्रॉफिट जो है वो कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग जर्नल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सर ये एंट्री क्यों होगा बताओ, प्रॉफिट क्रेडिट होता है या डेबिट, सर क्रेडिट होता है, तो सब जानता है। तो जो प्रॉफिट कंसाइनमेंट बिजनेस में हुआ है
वो प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहां, पीएल के पास, ताकि हमको सारे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट मालूम चले। तो जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे तो जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट क्रेडिट है वो कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट का पैसा। और वही सर लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, और क्या, फॉर कंसाइनमेंट लॉस, ठीक इसका उल्टा एंट्री कि लॉस डेबिट होता है, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, तो कंसाइनमेंट क्या हो गया, क्रेडिट। कि सर कंसाइनमेंट का जो लॉस था वो डेबिट था, खत्म हो, ट्रांसफर किए तो क्रेडिट हो गया। किस चीज का पैसा है ये, लॉस। सर इसका एंट्री क्या करेगा कंसाइन, इसको मतलब ही नहीं है, ये बोलेगा भाई हमको क्या पता, अपने को कमीशन मिल गया, बात खत्म। और लास्टली क्या हो सकता है, कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजा, वो सामान बेच दिया, अपना कमीशन बना लिया। तो भाई जब वो सामान बेचा है, अपना कमीशन खर्चा काटने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो पैसा वो भेजेगा ना कंसाइनर को। कंसाइनर उसको 1 लाख का सामान दिया, वो उस सामान को 1,50,000 में बेचा, अपना 5,000 कमीशन काटा, 2,000 रुपया खर्चा काटा। तो सर बाकी बचा हुआ जो बैलेंस उसका निकलता है एडवांस काटने के बाद, वो पैसा कंसाइनी किसको बेचता है, कंसाइनर को। तो फॉर फाइनल सेटलमेंट कंसाइनी कंसाइनर को क्या देगा, पैसा, तो पैसा आएगा कैश या बैंक जो भी। टू कौन दिया, कंसाइनी। बी बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड। तो सर इसको पैसा मिला तो ये पैसा देने का एंट्री किया होगा। ये क्या लिखा होगा, पैसा गया तो टू कैश या बैंक, डेबिट में कंसाइनर का नाम, कि सर इसका लायबिलिटी खत्म। कंसाइनर डेबिट टू कैश या बैंक, जो ठीक लगे या जो क्वेश्चन बोले। बी बैलेंस अमाउंट पेड। तो ये हुआ हम लोग का एंट्री की सर कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, कंसाइनी क्या एंट्री करेगा। फिर भी कुछ अगर और भी बात होगा तो हम लोग उसका भी एंट्री अप फ्रेम कर सकते हैं कि हां सर सोचेंगे तो आराम से कर लेंगे। अगर कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा या इनकम होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से बुक किया जाएगा, और अगर कंसाइनर कंसाइनी के बीच का लेन देन होगा जैसे पैसा लेने और देने का, तो वो सर हम लोग सोच के फ्रेम कर लेंगे। कोई भी खर्चा हम लोग करते हैं तो सर अगर वो खर्चा कंसाइनमेंट का होगा तो कंसाइनमेंट के नाम से डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और कोई भी इनकम जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड होगा सर वो इनकम भी कंसाइनमेंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा बाय द नेम ऑफ कंसाइनमेंट। बात समझते हैं आप मेरा। तो ये हुआ एंट्री का बात कि कंसाइनर क्या एंट्री करता है, कंसाइनी क्या एंट्री करता है। अब हम लोग आएंगे कि सर कंसाइनर अपने बुक्स में कौन कौन सा लेजर बनाता है। पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लो। एक और एंट्री छूट गया था, जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो पहला एंट्री था, कॉपी में देखो पहला एंट्री क्या था सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और क्लोज कर देते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहां ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या करेगा, कोई एंट्री नहीं, इसको क्या मतलब है, इसके बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर,
टू ट्रेडिंग अकाउंट। खत्म हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री। अब हम लोग किस पे चलेंगे? लेजर। आओ लेजर पे चले। सबसे पहले लेजर किसके बुक्स में सीखेंगे? इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या क्या लेजर बन सकता है? हम लोग एंट्री किए। मेनली इसमें दो ही लेजर आपको बनाने बोलता है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी अकाउंट। सर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना रहेगा, दूसरा क्या बनाना रहेगा? कंसाइनी का अकाउंट बनाना रहेगा। और तीसरा बनाने के लिए आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। मेनली दो इंपॉर्टेंट है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनी अकाउंट, और तीसरा एक सब्सिडरी अकाउंट भी बोल सकते हैं कि सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्या सीखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक ट्रेडिंग पीएल वाला सोच रखना है कि सर जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बन रहा है ट्रेडिंग पीएल की तरह। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट स्टॉक। ये क्या है सर? ओपनिंग स्टॉक। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो लिखेंगे। उसके बाद डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेगा? खर्चा। तो सर सामान भेजा कंसाइनर, तो सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद कंसाइनर खर्चा किया, टू कैश। कंसाइनर एक्सपेंस। फिर कंसाइनी भी खर्चा किया, तो सर टू कंसाइनी। कंसाइनी खर्चा किया तो कंसाइनी का नाम लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इसके अलावा कमीशन, तो सर वो भी इसी में आएगा, कमीशन। सामान बेचा तो सर इनकम हुआ। नाम किसका लिखेंगे? कंसाइनी का, क्योंकि सर सामान तो कंसाइनी बेचा होगा तो नाम उसका लिखिए, उससे पैसा लेंगे। सेल्स ऑफ गुड। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ तो वो लिखेंगे। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? नोट। सर इसके लिए नोट बनाइए। और जो सामान बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये कैलकुलेट करना पड़ता है। और फाइनली ये क्या निकला? प्रॉफिट। सर वही अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इधर आता तो लॉस होता। इनकम अधिक हो एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट, एक्सपेंस अधिक हो इनकम कम हो तो लॉस। इसमें दो बात आपको सीखने के लायक है, एक है कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकाला जाता है, दूसरा एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाला जाता है। पहले हम क्या सिखाएंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकलता है, और फिर बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस पे। पहले आप इसको बनाइए। सबसे पहले जो वर्किंग है हम लोग का कि सर इसमें कुछ वर्किंग करने पड़ेंगे। कौन से वर्किंग? मेनली कंसाइनमेंट स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस के लिए। तो पहला वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक।
सर ये कौन सा कंसाइनमेंट स्टॉक है, ओपनिंग वाला या क्लोजिंग वाला? क्लोजिंग वाला। ये भी हम लिख ही देते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक का बात चल रहा है। ए, फाइंड कंसाइनमेंट स्टॉक इन यूनिट्स। सबसे पहले तो यह जानना होगा कितना पीस या कितना यूनिट बचा है। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितना पीस भेजा गया था, उसमें से माइनस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस, और माइनस कर देंगे सेल। ये सब किस में होगा? यूनिट्स में, क्योंकि हम लोग यूनिट्स निकाल रहे हैं। तो ये निकल जाएगा हम लोगों का कि सर इतना पीस भेजे, उसमें से जो बर्बाद हो गया और जो बिक गया उसको हटा दीजिए, तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा कि कितना पीस बच गया, नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड। कि सर ये है अनसोल्ड यूनिट्स। अब आते हैं इसका कैलकुलेशन। कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल रहे इन रुपीज या इन वैल्यू। तो पहला काम क्या होता है? पहला काम तो सर यही होगा, ये जानना कि कितना पीस है। हो सकता है आप इसको वर्बली मुंह पे भी निकाल ले, लेकिन फिर भी हम एक तरीका लिख रहे हैं, इस तरीका को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स। तो नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स पता है, एक पीस का दाम पता रहेगा, तो सर वो निकल जाएगा। इसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंस। जो कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट खर्चा होगा, वो प्रोपोर्शनेट का मतलब, मान लो कंसाइनर खर्चा किया है 1000 रुपया 1000 पीस के ऊपर। जब वो भेजा था तो 1000 पीस भेजा और 1000 रुपया खर्चा लगा उसके ऊपर, तो एक पीस पे कितना खर्चा हुआ? 1 रुपया। बचा है मेरे पास 100 पीस, तो सर जो बचा हुआ 100 पीस है, आपको खर्चा भी उसी 100 पीस का लिखना है। प्रोपोर्शनेट का मतलब यही होता है कि सर प्रोपोर्शन कर लीजिए, 1000 पीस पे कितना हुआ? 1000 रुपया। तो सर अगर 1000 पीस पे 1000 रुपया, तो जो अनसोल्ड यूनिट्स है वो कितना पीस है उसका बताइए। तो हम बोले सर अगर 1000 रुपया खर्चा हुआ है 1000 पीस पे, तो अनसोल्ड यूनिट्स अगर 100 पीस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो हम इसका एक फॉर्मूला लिखना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो लिख लो। क्या लिखेंगे? कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर का जो भी खर्चा होगा वो पूरा ले लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेंड। बाय कंसाइनर। कंसाइनर कितना सारा यूनिट्स भेजा था, ये नंबर्स में है और ये रुपया में है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अनसोल्ड यूनिट, तो सर निकल जाता है प्रोपोर्शनेट खर्चा। फिर इसमें जोड़ते हैं प्रोपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस। सर इसमें कंसाइनी का एक्सपेंस जोड़ दीजिए, ये निकल गया कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू। अब इसमें एक नोट है,
proportionate consignee expense does not include godown expense, selling and distribution expense, जो कंसाइनी का खर्चा हम लोग यहां लिखे होंगे, यहां पे कई सारा कंसाइनी खर्चा करेगा, तो हम लोग जब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लेंगे तो हम लोग सिर्फ वो एक्सपेंस लेंगे जो कि गोडाउन में लाने तक हुआ होगा। जैसे किसी भी तरह का सेलिंग का खर्चा नहीं लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा नहीं लेंगे, गोडाउन का खर्चा नहीं लेंगे। तो सर जो खर्चा कंसाइनी को रेलवे स्टेशन से अपने गोडाउन के बीच लगा होगा, मतलब कैरेज या फिर फ्राइट या फिर कूली चार्जेज, ये सब लेंगे। एक बार गोडाउन में सामान आ गया उसके बाद का कोई भी खर्चा इस गुड्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सर कंसाइनर में तो हम लोग कंसाइनर का सारा खर्चा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सारा खर्चा भेजने का ही तो है। लेकिन कंसाइनी का जब खर्चा लेने जाते हैं प्रोपोर्शनेट, तो सावधान हो जाते हैं और थोड़ा सा एक्टिव होकर सोचते हैं कि सर कंसाइनी का तो बहुत सारा खर्चा होगा, वो गोदाउन का रेंट भरता होगा, उसके बाद सेलिंग के लिए खर्चा करता होगा, क्या वो सब लेंगे? हम बोले नहीं। गुड्स को कंसाइनर जब भेजता है तो कंसाइनी जब रिसीव करता है, कंसाइनी का सिर्फ वही खर्चा यहां लिया जाएगा जो खर्चा कंसाइनी अपने गोदाउन में उस सामान को लाने पे किया होगा, सिर्फ वहीं तक का खर्चा। एक बार सामान आ जाए उसके बाद का कोई भी खर्चा उस गुड्स पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? मेरा सवाल बनाएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। तो सर ये हुआ उसका बात कि सर कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकालते हैं। बोले ओके। अब क्या सिखाएंगे? एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं। हम बोले सर दूसरा कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस। जो कॉस्ट है, जितना पीस जला है, एक पीस का दाम से मल्टीप्लाई करके इतना पीस जल गया, उसका दाम ये था। ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिख चुके हैं। प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी और यहां पे एक बात, जब एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे तो कंसाइनर का खर्चा तो लिखेंगे, कंसाइनी का खर्चा लिखना है कि नहीं लिखना है प्रोपोर्शनेट, वो डिपेंड करेगा। डिपेंड क्या करेगा? हम बोले सर अगर सामान कंसाइनी को मिलने से पहले ही बर्बाद हो गया तो फिर कंसाइनी को जो सामान मिला होगा वो तो बाकी बचा हुआ सामान मिला होगा। तो कंसाइनी खर्चा किस पे किया गया होगा? बाकी बचा हुआ सामान पे। तो उस केस में जो सामान जल के बर्बाद हुआ है, जो सामान खो गया है, उस पे तो कंसाइनी खर्चा ही नहीं किया। सब नहीं समझे? हम बोले कोई बात नहीं, फिर समझाते हैं। हम कौन है? कंसाइनर। मेरे पास 100 पीस सामान है, हम रेल का डिब्बा में चढ़ा दिए। हम बोले भाई रेल का डिब्बा में चढ़ा चुके, और कंसाइनी को टेलीफोन कर रहे हैं। हम बोले कंसाइनी जी 100 पीस भेजे हैं। तो कंसाइनी बोला ठीक है सर, हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। अगला दिन जब ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो कंसाइनी कहां खड़ा है? डिब्बा पे। और डिब्बा से सामान उतरा और सामान मिला 90। तो कंसाइनी पूछ रहा है किससे? रेलवे का गार्ड से कि भाई 100 पीस चला था, देखो पर्चा,
तुम 90 दिया है, 10 पीस कहां? तो जो रेलवे गार्ड है वो बोल रहा है भाई 10 पीस लगता है खो गया, हिरा गया, जल गया, कोई भी कारण हो, 90 पीस हमको मिला। अब एक बात सोचो, कंसाइनर जब 100 पीस चढ़ाया था तो जो भी किराया बना होगा वो 100 पीस पे बना होगा, तो कंसाइनर तो 100 पीस पे खर्चा किया, तो सर कंसाइनर का खर्चा तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन कंसाइनी हम कौन है? कंसाइनी क्या हमको 100 पीस मिला? ना ना, हमको तो 90 पीस मिला। तो हम यहां से उसको उठाएं, कुली मंगवाएं, टेम्पू पे चढ़ाएं, टेम्पू मेरे गोडाउन में छोड़ा, तो खर्चा तो हुआ गोडाउन तक पहुंचने पे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो खर्चा हुआ है, जो कंसाइनी किया है, वो 100 पीस पे किया है या 90 पीस पे? सर 90 पीस पे, एबनॉर्मल को छोड़ने के बाद किया है। तो अगर वो खर्चा एबनॉर्मल पे किया ही नहीं है तो क्या फिर हम कंसाइनी का खर्चा लेंगे? जवाब है नहीं, तब तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कंसाइनी एबनॉर्मल लॉस पे कोई खर्चा ही नहीं किया, और जब वो खर्चा नहीं किया तो फिर क्यों लेंगे? तो फिर सर आप यहां प्लस क्यों लिखे हैं? ताकि आपको कहानी का दूसरा पार्ट भी समझा दें कि लॉस एक और भी तरह से हो सकता है और वो भी एबनॉर्मल हो सकता है। पहला पार्ट आप समझे कि सर अगर रास्ते में सामान खराब हो जाए या रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो कंसाइनी तो उस सामान पे खर्चा किया नहीं, तो कंसाइनी खर्चे अपना खर्चा यहां पे लिखेगा भी नहीं। वाइल कैलकुलेटिंग एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनी खर्चा हम लोग नहीं लेते हैं अगर सामान एबनॉर्मल लॉस हो जाए इन ट्रांजिट, रास्ते में। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो सामान मिला ही नहीं है कंसाइनी को, तो कंसाइनी खर्चा कहां किया उसके ऊपर। केस नंबर 2, कंसाइनर 100 पीस भेजा, कंसाइनी को 100 पीस मिला। कंसाइनी को अगर 100 पीस मिला तो गोडाउन तक ले जाने में खर्चा वो कितने पे किया? 100 पीस पे। तो सर अगर वो 100 पीस पे खर्चा किया है तो खर्चा भी 100 पीस का लेना होगा। हम बोले हां। अब गोडाउन में पहुंचने के बाद आग लग के एबनॉर्मल लॉस हुआ, तब हम बोलेंगे सर अब जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसमें कंसाइनर का खर्चा भी आएगा और कंसाइनी का भी खर्चा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंसाइनी को यह सामान पूरा मिला था, तो कंसाइनी इस सामान को गोडाउन तक लाने में क्या किया था? खर्चा, और उसके बाद आग लगा है। तो फिर जब आग लगा तो उस समय तक तो कंसाइनर भी खर्चा कर चुका है इस सामान पे, कंसाइनी भी खर्चा कर चुका है इस सामान पे, इसीलिए दोनों का खर्चा हम लोग को लेना चाहिए। बात समझते हैं मेरा? हालांकि जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो हम इस बात को फिर से डिटेल में समझाएंगे फिगर लेकर के, तो वहां और क्लैरिटी होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सर एबनॉर्मल लॉस के निकालने के समय कंसाइनर का खर्चा तो आता ही है। कंसाइनी का खर्चा आता है कि नहीं आता है, यह डिपेंड करता है कि आग या एबनॉर्मल लॉस कब हुआ। अगर एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के सामान रिसीव करने से पहले हुआ तो फिर कंसाइनी का खर्चा नहीं आता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के सामान रिसीव करने के बाद आया, उसके बाद हुआ, तो फिर सर कंसाइनी का खर्चा भी आएगा प्रोपोर्शनेटली। बात समझते हैं आप मेरा? तो सर ये तो जस्ट लाइक स्टॉक की तरह वैल्यूएशन हुआ। हम बोले हां, ये बिल्कुल स्टॉक की तरह वैल्यूएशन ही होता है। बस आपको लॉस का मोमेंटम देखना है कि लॉस किस पॉइंट पे हुआ है, उस पॉइंट से डिसाइड हो जाएगा कि हां सर किस खर्चे को लेना है और किस खर्चे को नहीं लेना। ठीक बात? तो ये निकल जाएगा एबनॉर्मल लॉस। हम बोले सर 1 मिनट, ये निकला हम लोग का लॉस का पैसा। अगर कोई क्लेम रहेगा इंश्योरेंस का तो वो घटा देंगे। और ये निकलेगा एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, क्लेम घटा देंगे, हां। और ये क्लेम का पैसा फिर कहां आएगा? सर ये क्लेम का पैसा फिर यहां आएगा। इसे जो इंश्योरेंस क्लेम है उसका पैसा यहां पे लिख दीजिए, और फाइनली लॉस का पैसा लॉस। चलिए पहले यहां तक लिखिए, अभी एक बात हुआ है। आइए दूसरा अकाउंट कौन सा बनाना रहेगा हम लोग को? कंसाइनी का अकाउंट।
कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट सीख गए हैं, उसका वर्किंग भी सीख गए, प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस तो हम लोग कराएंगे। कंसाइनी का अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कंसाइनी अकाउंट हम लोग कंसाइनमेंट का अकाउंट देख के बनाते हैं। बहुत ही सिंपल। कंसाइनी अकाउंट कैसे बनता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को देख के। जैसे कंसाइनी का नाम ढूंढो, कहां मिला? डेबिट में। कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। लेजर टू लेजर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये किस चीज का है? बोले सर खर्चा का। जो कंसाइनमेंट में कंसाइनी अपना खर्चा करता है उसका पैसा लिखा गया। फिर क्रेडिट में देखो नाम मिला तो सर डेबिट में लिखिए टू कंसाइनमेंट। किस चीज का है? सेल का। इसके अलावा एक और चीज आता है एडवांस, बाय कैश या बिल रिसीवेबल। ये किस चीज का है? हम बोले सर ये एडवांस का बात है, एडवांस भी आएगा। और फाइनली बाय बैंक, ये क्या है? फाइनल सेटलमेंट, जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। तो सर कंसाइनी अकाउंट तो काफी सिंपल है, इस देख के बनाना होता है। एक चीज क्या है? एडवांस, जो यहां पे नहीं है। एडवांस आपको क्वेश्चन बोलेगा तो एडवांस कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। और फिर फाइनली अकाउंट सेटल कर लेते। तीसरा, ये एक लाइन का बेकार सा अकाउंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये बस 2 लाइन का बनता है, इसका काम इतना ही दूर तक का है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री क्या लिखे थे सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में लिख दो बाय कंसाइनमेंट। और फिर ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सर ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बस खत्म। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यही 3 लेजर बनते हैं और 2 वर्किंग जो हम लोग सीखे। लिखिए, चलिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बात करें, सॉरी कंसाइनी कंसाइनर बात देख लिए हम लोग। कंसाइनी की बुक में क्या बनता है? जनरली एक लेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा लेजर है? कंसाइनर अकाउंट। कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। कंसाइनी के लिए कंसाइनर एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो सामान बेचेगा और पैसा देना होगा। तो सामान जब बेचता है तो कहां रिकॉर्ड करता है? लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में। बाय कैश या डेटर, ये किस चीज का रिकॉर्डिंग किया गया है? सेल्स का। कि सर सेल किए हैं तो लायबिलिटी कंसाइनर को पैसा देना पड़ेगा, बढ़ गया। जब खर्चा करता है तो वो कंसाइनर से पैसा काट लेता है कि भाई मेरा लायबिलिटी घट जाए, क्योंकि हमको पैसा लेना भी है। तो टू कैश, ये किस चीज के लिए है? एक्सपेंसेस के लिए। जो कंसाइनी खुद खर्चा करता है उसका पैसा लिख देता है। उसके बाद हम बोले सर कमीशन और बैड डेट। पहला केस क्या लिखे हैं? अगर डेल क्रेड कमीशन नहीं देते हैं तो उस केस में जो बैड डेट होगा वो बैड डेट कंसाइनर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कंसाइनी उसका लॉस नहीं लेगा। तो सर इतना का सामान बेचे, उसमें से जो पैसा डूब जाएगा वो पैसा थोड़ी देगा कंसाइनी आपको, क्योंकि उसको डेल क्रेड कमीशन नहीं मिल रहा है। तो जो भी डूबने से लॉस होगा वो सारा कंसाइनी कटवा लेगा, बोलेगा भाई इतना पैसा तो दिया ही नहीं, बैड डेट हो गया। और फाइनली जो बचेगा ये होगा टू बैंक फाइनल रेमिटांस। ये क्या होगा? फाइनल सेटलमेंट। लेकिन अगर डेल क्रेड कमीशन मिलता होगा
तो सर फिर ये बैड डेट यहां नहीं जाएगा, फिर ये बैड डेट थोड़ी जाएगा, फिर बैड डेट को हटा दीजिएगा। बिना बैड डेट का उसको क्या मिलने वाला होगा? पैसा। तो सर सबसे पहले ऐसे लिखिए, बाय कैश या डेटर। ये किस चीज के लिए लिख रहे हैं? सेल्स के लिए। जो कंसाइनी खर्चा किया होगा उसका पैसा डेबिट में, जो कमीशन मिलेगा वो, और फाइनली फाइनल सेटलमेंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर। तो ये हुआ हम लोग का कंसाइनी के बुक में कंसाइनर का अकाउंट। लिखिए, तो आज का क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए? सिर्फ कॉन्सेप्ट कि सर आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में जो क्लास टाइम दिए हैं वो सिर्फ इस बात को समझने में कि कंसाइनर और कंसाइनी अपने अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करते हैं, उनका एंट्री क्या होता है और क्या क्या लेजर वो बनाते हैं। उसके साथ हम लोग 2 वर्किंग भी सीखे, एक कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक और एक एबनॉर्मल लॉस का बात। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, लगेगा हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी हम लोग क्या सीखे? कॉस्ट मेथड। इसके बाद जब कॉस्ट मेथड हम बना लेंगे तो फिर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? इनवॉइस प्राइस मेथड कि सर इनवॉइस प्राइस मेथड को कैसे डील किया जाएगा, वो हम लोग उसके बाद सीखेंगे। पहले कॉस्ट सीखेंगे, फिर इनवॉइस प्राइस सीखेंगे और चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। काफी सिंपल चैप्टर है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। लिखिए,